हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी की तीन अप्रोचेस होती हैं। वन इज़ क्लासिकल थियरी फॉर डिमांड फॉर मनी, सेकंड इज़ कीनरियन थियरी एंड थर्ड इज़ पोस्ट कीनरियन थियरी। पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल थियरी फॉर डिमांड की। सो फर्स्ट इज क्लासिकल में क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी आता है। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी बेसिकली एक्सप्लेन करता है फैक्टर्स जो डिटर्मिन करते हैं जनरल प्राइस लेवल को इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सो एग्जोजनस चेंज अगर हो जाए सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, एग्जोजनस चेंज कौन कर सकता है? एग्जोजनस मतलब जो बाहर से चेंज हो रहा है, एग्जोजनस मतलब आरबीआई कर रहा है उसे। सो एग्जोजनस चेंज अगर मनी सप्लाई के अंदर हो रहा है तो उसकी वजह से प्रोपोर्शनेट चेंज हमें एब्सोल्यूट प्राइस लेवल के अंदर नज़र आता है। इस क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी का ओरिजिनेटर कौन था? इट वाज जीन बोर्डन, जो कि एक सोशल फिलोसोफर थे 16th सेंचुरी फ्रांस के। उनके लिए कॉज ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ बेसिकली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। जैसे गोल्ड और सिल्वर की अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल जब बढ़ता है दैट इज़ बाय मेटलिज्म। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मेटल्स की बात हो रही है, गोल्ड या सिल्वर। उस टाइम पर इन 16th सेंचुरी जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज का रीज़न वाज कंसिडर्ड द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, फिर हमारे निकोलसन कोपरनिकस थे इन 1570 जिन्होंने फॉर्मुलेट करा इसका दूसरा वर्जन फॉर डिमांड फॉर मनी, जिसे हम बाद में ग्रेशम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सो इसका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट व्हेन? ये बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज़ मोनोमेटलिज्म। कैसे, इसकी बात करते हैं आगे। सो ग्रेशम्स लॉ इज़ बेसिकली जब बैड मनी ड्राइव आउट कर देता है गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। बैड मनी मतलब यहाँ पे सिल्वर लोग होर्ड करेंगे, और गोल्ड जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑल्दो सरकार ने एज ए लीगल टेंडर दोनों को वैल्यू जो दी है दैट इज़ उनकी जो फेस वैल्यू है ₹5, बट एक्चुअली में गोल्ड का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है सिल्वर से। तो जो बैड मनी है सिल्वर इस केस में, और गोल्ड जो कि वैल्यू जिसकी ज़्यादा है दैट इज़ अ गुड मनी। तो गुड मनी को होल्ड करेंगे और जो सर्कुलेशन में मनी रहेगा दैट विल बी सिल्वर। सो यही चीज़ देखिए कि अगर कॉइन्स के अंदर मेटल्स हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यू है बट सेम वैल्यू है लीगल टेंडर के हिसाब से, मतलब उसकी फेस वैल्यू सेम है, तो कॉइन जिसकी चीपर मेटल है जैसे सिल्वर वो हम यूज़ करेंगे पेमेंट्स के लिए, सर्कुलेशन में वो यूज़ होगी। वाइल दोज जो एक्सपेंसिव मेटल है जैसे यहाँ पे गोल्ड, वो होल्ड होगा या एक्सपोर्ट होगा। सो इन दैट केस यही चीज़ बोल रखी कि बैड मनी ड्राइव आउट कर देगा गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, दैट इज़ ग्रेशम्स लॉ। ठीक है, सो ये लॉ जो था दैट वाज नेम्ड इन 1860 बाय हेनरी दुनिंग, एंड आफ्टर दैट सर थॉमस ग्रेशम्स आए थे इन 1519 एंड 1579। ये जो लॉ था ये बेसिकली यही स्टेट करता था, दिस वाज अर्लियर बाय निकोलसन कोपरनिकस ने बोला था फॉर दिस रीज़न, इसलिए हम इसको कोपरनिकस लॉ भी बोलते हैं। सो इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देर इज़ अ मोनोमेटलिज्म। वही चीज़ ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि ग्रेशम्स लॉ क्या है? जब हमारा बैड मनी ड्राइव आउट कर रहा है गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी तो एक ही करेंसी बच रही है, सो इट इज़ मोनोमेटलिज्म। ठीक है, सो इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देर इज़ मोनोमेटलिज्म एंड इट इज़ अ मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन एक मेटल दैट इज सिल्वर या गोल्ड एंड नॉट ऑन बोथ। दोनों के केसेस में नहीं होगा, बायमेटलिज्म नहीं, इट इज़ ओनली मोनोमेटलिज्म। और उसके दूसरे एसोसिएट्स जो क्वांटिटी थियरी के थे वो थे द वैंजल, जो हमारे रिगार्डो हैं वो, J.S. मिल एंड डेविड ह्यूमे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू वर्जन्स ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। पहला जो है दैट इज ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड अदर इज कैश बैलेंस अप्रोच। ट्रांजैक्शन अप्रोच जो थी दैट वाज गिवन बाय फिशर। इस अप्रोच के अंदर मनी को क्या बोला गया? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का जो फंक्शन है दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है इज़ अ थियरी हाउ नॉमिनल वैल्यू जो एग्रीगेट इनकम की वो कैसे डिटर्मिन होती है। यहाँ पे जो इक्वेशन उन्होंने दी थी फिशर की, याद रखना इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिशर ने कौन सी इक्वेशन दी थी। फिशर ने इक्वेशन दी थी MV = PT, जहाँ पे V और T जो है दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और अगर M में कोई चेंज आता है तो वो हमें प्राइस लेवल में नज़र आता है। वेलोसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ एन एक्सोजनस थिंग। ठीक है,
सो उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। एम जो होता है यहाँ पे क्वांटिटी जो मनी का सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वी जो है वो वेलोसिटी जो कि सर्कुलेशन के अंदर है, पी प्राइस लेवल है, और टी जो है वो टोटल ट्रांजैक्शन फिजिकल गुड्स का, ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना, ट्रांजैक्शन अप्रोच है, तो यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन फिजिकल गुड्स की है, दैट इज़ टी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ मनी के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स रुपी स्पेंड हो रहा है इन बाइंग टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। या कितना टाइम्स एक मनी चेंज कर रहा है हैंड्स, जैसे एक ए ने बी को दिया, जैसे कोई स्टेशनरी वाला है, उससे मैंने कुछ खरीदा, उसने कुछ और खरीदा, चॉकलेट खरीदा, तो कितनी बार पैसा हाथ चेंज करता है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, सो इकोनॉमी अगर एक्सपैंड करती है तो कंज्यूमर और बिजनेसेस स्पेंड करते हैं मनी, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंज्यूमर जो है वो रिलक्टेंट होते हैं स्पेंड करने के लिए, और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इसकी इक्वेशन याद रखना, पहले याद रखना कि ट्रांजैक्शन अप्रोच किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय फिशर। इसके अंदर इक्वेशन क्या है, एम वी इक्वल्स टू पी टी, एम क्या है मनी सप्लाई, वी क्या है वेलोसिटी, पी क्या है प्राइस, एंड टी क्या है ट्रांजैक्शन, जो कि टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स है, दैट इज टी। बिकॉज यहाँ पे मनी क्या है, इट इज़ एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो यहाँ पे v और t जो है दे आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो इफ़ यू सी दिस इक्वेशन, v और t क्या कांस्टेंट है, सो सिर्फ m में अगर इंक्रीज आएगा तो वो हमें t में नज़र नहीं आएगा, वो p में इंक्रीज नज़र आएगा, क्योंकि v और t क्या है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, सो v और t कांस्टेंट है। मनी सप्लाई एक्सोजनसली डिटर्मिन होती है, एक्सोजनसली माने हम उसको छेड़ नहीं कर सकते, इट इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड एक्सोजनसली, बाहर से कोई डिटर्मिन कर सकते हैं। और इन द मनी सप्लाई का केस इट इज़ ओनली आरबीआई जो इसको डिटर्मिन कर सकती है। ठीक है, सो इट इज़ डिटर्मिन आउटसाइड द सिस्टम। प्राइस जो है दैट इज़ पैसिव फैक्टर। यहाँ पे पैसिव क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई में अगर कोई चेंज आएगा तो वो प्राइस लेवल में नज़र आएगा। वी और टी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये पैसिव फैक्टर है क्योंकि ये डिपेंडेंट है एम के ऊपर, विच इज़ मनी सप्लाई। पी के अंदर जो भी चेंज आएगा वो हमें कहाँ से दिखेगा, मनी सप्लाई में जो चेंज होगा वो पी में नज़र आएगा। दैट इज़ वाई ये पी जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मनी सप्लाई। ठीक है, सो वही चीज़ है, इट्स अ पैसिव फैक्टर। सो ये इक्वेशन जो है वो यही स्टेट करती है, जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो कि यूज़ हो रहा है ट्रांजैक्शन के लिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन द इकोनॉमी। जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो इफ़ वी सी दिस थिंग क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल अजम्पशंस। फर्स्ट जो है ये ऑपरेट करती है ऑन सेज लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर सेज लॉ जो है वो यही स्टेट करता है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज़ इक्वल टू द सम वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट, जितने का लाए थे उसी की उतनी ही वैल्यू है, दैट इज़ सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेकेंड अजम्पशन यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, देयर कैन नॉट बी एनी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड और अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की नहीं हो सकती। अजम्पशन है ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है डिमांड के अंदर और सारे रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अजम्पशंस की जो कि हमारी ट्रांजैक्शन अप्रोच से रिलेटेड हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई ऑफ मनी एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड है, पी जो है वो एक पैसिव फैक्टर है क्योंकि वो सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मनी सप्लाई, सो इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। वी और टी जो है वो कॉन्स्टेंट है। थियरी जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ पर, लॉन्ग रन में, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल जो है हमेशा लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो मनी का जो सप्लाई है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो इक्वी प्रोपोर्शनल चेंज हमें प्राइस लेवल में नज़र आएगा। वही चीज़ हमने बोली, वी टी कॉन्स्टेंट है तो प्राइस जो है सिर्फ किससे डिटर्मिन हो रहा है, दैट इज़ ओनली बीइंग डिटर्मिन्ड बाय मनी सप्लाई, क्योंकि दो और वेरिएबल्स तो कांस्टेंट हैं। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस कैश बैलेंस हो जाता है तो आउटपुट इज़ नॉट इंक्रीज उस केस में टू स्पेंड द एक्सेस मनी, बट प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, कि अगर कैश बैलेंस विच इज़ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो हमें और कहीं चेंज नज़र नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस लेवल में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नज़र आएगा।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी जो भी नॉमिनल वेरिएबल हैं वो मूव करते हैं प्रोपोर्शनेटली टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, वाइल रियल फैक्टर्स जैसे जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा वो सब अनअफेक्टेड रहते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है मनी क्या है, न्यूट्रल है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स, वो सब इन फैक्टर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी, बट रियल फैक्टर्स जीएनपी वगैरह वो सब कांस्टेंट रहते हैं। एक तो ऊपर नीचे होता रहता है, नॉमिनल वेरिएबल्स मूव करते रहते हैं, बट रियल वेरिएबल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मनी इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। सो दैट इज़ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ठीक है। अभी आप रिलेशनशिप देखोगे, प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, जो कि हमने पहले भी देखा कि एम वी इक्वल्स टू पी टी है। एम में जो चेंज नज़र आ रहा है वो हमें प्राइस में नज़र आ रहा है, जो कि एक पैसिव फैक्टर है, क्योंकि वी और टी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी की अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। तो उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ हुई है, जैसे अब आप देखोगे वैल्यू ऑफ मनी कितना कम है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। पहले के टाइम में बोला करते थे कि अब हमारे अपने दादा वगैरह से भी सुनते हैं हम, तो वो क्या क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना कि हमारे टाइम पे वैल्यू जो थी, पैसे कुछ थोड़े से पैसों में हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते, तो अब वैल्यू जो है वो घट गई है बिकॉज मनी सप्लाई जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। सो यही चीज़ है कि जब सारी चीज़ें सेम रहती हैं बट अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल कर दी जाए तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। एंड ऑल्टरनेटिवली इफ़ द क्वांटिटी ऑफ मनी अगर उसको हाफ कर दे तो वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है। ऐसे ही प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में हमेशा एक प्रोपोर्शनेट और डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर प्राइस लेवल गिरेगा, प्रोपोर्शनेट डिक्रीज हमें क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर भी देखने को मिलेगा जब और सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो। ठीक है। सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इसमें आपको दिखेगा वैल्यू ऑफ मनी जो कि इस साइड पे है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे लो से हाई जा रहा है, और राइट साइड में अगर आप देखोगे प्राइस लेवल विच इज़ हाई टू लो में जा रहा है, और नीचे जो है दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मनी। जो हमारी मनी सप्लाई है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय ब्लू लाइन। अगर उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए न्यू मनी सप्लाई में तो आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, डिक्रीज़ हो गया है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो जैसे हमने पहले देखा है वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, प्राइस लेवल और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो क्या हुआ, प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि नीचे क्या है, हाई देखोगे आप, नीचे लिखा है हाई, प्राइस लेवल के नीचे क्या है, हाई, हाई टू लो पे जा रहा है। आई होप ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू इनकम, तो ब्रॉड सेंस में जो रुपी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की वो प्रोपोर्शनेट होती है टू रुपी वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, एम वी इक्वल्स टू पी टी, या पी टी की बजाय वाई को जो टी था उसको रिप्लेस कर दिया वाई से। सो इसलिए हमने बोल दिया फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू इनकम। सो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है। सो पी टी जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय पी वाई। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एम वी इक्वल्स टू पी वाई। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, तो कैम्ब्रिज का जो कैश बैलेंस अप्रोच है दैट वाज अर्लियर वर्क्स बाय लोके, विलियम, पेटी एंड रिगार्डो। सो पॉपुलराइज हुआ बाय द नेम ऑफ पिगू एंड मार्शल। फिर उसके बाद हमारा है रोबोटसन एंड कीन्स एंड हार्ले। सो एम्फसाइज इसमें क्या किया, कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच के अंदर इट वाज एम्फसाइज कि मनी क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। उसको हम स्टोर कर रहे हैं कल किसी भी चीज़ के लिए। सो कोई भी डेफर्ड पेमेंट करनी है उसके लिए स्टोर करके रख रहे हैं। सो यहाँ पे कैश बैलेंस जो है वो नहीं हो रहा, इट इज़ इंस्टेड कैश बैलेंस है इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज उसका फंक्शन क्या है, चेंज हो गया, इट इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है। सो अगर सपोजिडली जो डिमांड है मनी की बढ़ जाती है, कैश बैलेंस बढ़ जाता है, तो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। क्यों? उसकी वजह से होता क्या है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी घट जाता है और प्राइस लेवल जो है वो घट जाएगा। सिंस डिमांड तो है नहीं मार्केट में तो प्राइस लेवल घट जाएगा। एज अ रिजल्ट वैल्यू जो है मनी की वो बढ़ जाएगी।
ठीक है। सो डिमांड फॉर मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नज़र आएगा, बट डिमांड फॉर मनी और प्राइस लेवल के बीच में इन्वर्स रिलेशन नज़र आएगा, ठीक है। सिमिलरली इट गोज़ इन द अदर वे कि अगर डिमांड फॉर मनी दैट इज़ कैश बैलेंस अगर वो कम हो जाता है तो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब बढ़ाएंगे तो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस लेवल क्या इंक्रीज हो जाएगा, बट वैल्यू जो है मनी की वो घट जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी के ऊपर। सो ये वैल्यू जो है वो डिमांड फॉर मनी के ऊपर डिपेंड करता है, और डिमांड फॉर मनी अराइज करता है नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लोग अपनी जेब में रख रहे हैं पैसा, खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं। यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को एम्फेसाइज किया गया है, और इनफैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी अज्यूम किया गया है यूनिटी, बिकॉज अगर डिमांड मनी की इंक्रीज होती है तो प्रोपोर्शनल डिक्रीज हमें प्राइस लेवल में नज़र आता है। तो वही चीज़ मैंने बताई है, प्राइस लेवल और डिमांड फॉर मनी के बीच में इन्वर्स रिलेशन, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कोई प्रीवियस ईयर में कि डिमांड फॉर मनी और डिक्रीज इन जो प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन क्या है, वो एक अगर इंक्रीज होता है डिमांड फॉर मनी तो दूसरा क्या है, प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ मनी जो है दैट इज अज्यूम टू बी 1, ठीक है। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, इसमें कैम्ब्रिज जो हमने अभी क्लासिकल के अंदर 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं, वन इज़ ट्रांजैक्शन एंड अदर इज़ कैश बैलेंस अप्रोच। अब ये कैश बैलेंस अप्रोच के अंदर, कैम्ब्रिज की कैश बैलेंस अप्रोच के अंदर ही पीगू इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीगू इक्वेशन क्या है, दैट इज़ पाई इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाय एम। जहाँ पे पाई क्या होता है, पाई इज़ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, के क्या है, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट पीपल लाइक टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, जो अपनी जेब में मनी के फॉर्म में रखना चाहते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, स्टोर कर रहे हैं। सो प्रपोर्शन ऑफ इनकम जो लोग रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज के। आर क्या है, आर इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम। M is stock of supply of money in the country at a given time, that is M. So इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली यही शो होता है कि जो भी परचेजिंग पावर है मनी की और वैल्यू ऑफ मनी जो है दैट इज़ पाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के और आर के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के साथ। इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के और आर के साथ और इन्वर्सली विद एम, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो वो होल्ड करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि मनी क्या है, इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एंड मार्शेलियन कैश बैलेंस अप्रोच, सो इसका याद रखना इक्वेशन क्या है, पाई इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाय एम, पाई इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाय एम, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्शेलियन का कैश बैलेंस अप्रोच, तो दैट इज एम इक्वल्स टू के पी वाई, जो वी है उसको नीचे फेंक दिया एंड व्हाट वी गेट इज के, उसको के से रिप्लेस कर दिया। तो वही चीज़ है कि रियल जो इनकम है जो लोग अपने पास होल्ड करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि मनी क्या है, इट इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। पी प्राइस लेवल है, एम मनी का सप्लाई है, ठीक है। सो जिसमें करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दोनों हैं, वाई जो है वो एग्रीगेट इनकम है। अब इसमें इक्वेशन सारी याद रखना, सबसे पहले फिशर की क्या थी, एम वी इक्वल्स टू पी टी, वो हमने ट्रांजैक्शन अप्रोच में पढ़ी थी जो कि फिशर ने दी थी। फिर कैश बैलेंस अप्रोच में कैम्ब्रिज का देखा, कैम्ब्रिज के अंदर हमने सबसे पहले पीगू देखा, दैट इज़ पाई इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाय एम, जो कि ये करा। फिर उसके बाद मार्शेलियन के अंदर एम इक्वल्स टू के पी वाई, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/v फॉर्म में लिख रहे हैं, 1/p फॉर्म में अगर लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू के वाई बाय एम, जहाँ पे 1/p क्या है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ मनी, या जिसे हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन ये भी फाउंड आउट किया गया कि अगर हम डिवाइड करें टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे वाई है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच पीपल डिज़ायर टू होल्ड आउट ऑफ द टोटल इनकम, पूरे इनकम में से गुड्स जो वो रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, बाय द टोटल सप्लाई ऑफ मनी, वो हमें बताता है कितना वैल्यू है मनी का, ठीक है। ऐसे पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू एम डिवाइड बाई के वाई, विच इज़ सिमिलर टू द प्राइस लेवल, कि प्राइस जो है यहाँ पे इट इज़ फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द टोटल जो भी मनी का सप्लाई है डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो लोग डिज़ायर करते हैं होल्ड करना, और द टोटल इनकम, ठीक है, दैट इज़ प्राइस लेवल।
एंड रोबोट्सन की इक्वेशन अभी हमने किसकी इक्वेशन देखी थी, दिस वाज गिवन बाय मार्शलियन, दैट इज m इक्वल्स टू के पी वाई। वहाँ पे रोबोट्सन ने क्या दिया, m इक्वल्स टू के पी टी हो गया वहाँ पे, ठीक है। और सो वही चीज़ है कि जो हमारा p है दैट इज प्राइस लेवल, m क्या है मनी सप्लाई, t क्या है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो टू बी परचेज ड्यूरिंग अ ईयर, पूरे ईयर में जो वो परचेज करना चाहते हैं दैट इज t, एंड k क्या है प्रपोर्शन ऑफ t विच पीपल विश टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश, होल्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि मनी क्या है, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू रोबोट्सन कैश बैलेंस इक्वेशन P जो है वो चेंज करता है डायरेक्टली अगर M में कोई चेंज आता है और इन्वर्सली अगर K और T में कोई चेंज आता है तो, ठीक है। सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन दैट्स रिटन हियर कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K और T के साथ। और वैल्यू ऑफ मनी को फिर से 1/P फॉर्म में लिख दिया विच इज़ KT डिवाइड बाय M। सो दिस इज़ देयर। आगे कीन्स का रिफॉर्मेशन क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, जो कि उन्होंने कीन्स का जो रिफॉर्मेशन था दिस वाज गिवन इन हिज अ ट्रैक ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 के अंदर, जिसके अंदर ट्रेडिशनल थियरी जिसमें इन्होंने इग्नोर कर दिया था इन्फ्लुएंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो इनकम से डिटर्मिन हो रहा था, जो भी चीज़ डिटर्मिन हो रही थी या ट्रांजैक्शन जो भी डिटर्मिनेशन था उसमें हमने इंटरेस्ट रेट को अकाउंट में लिया ही नहीं। बट कीन्स की रिफॉर्मेशन में उन्होंने बोला कि क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया। सो इसलिए उन्होंने बताया जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर सपोजिटली इंटरेस्ट रेट घट जाए। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो क्या होता है, मेरे को कम ब्याज दर पे कुछ चीज़ मिल रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है, n इक्वल्स टू पी के एंड p इक्वल्स टू n डिवाइड बाय k। और यहाँ पे n क्या है टोटल मनी जो कि सर्कुलेशन में है, p जो है दैट इज जनरल प्राइस लेवल, K जो है दैट इज टोटल क्वांटिटी कंजम्पशन यूनिट्स की विच पीपल डिसाइड टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। सो इन दिस K जो है वो इंडिकेट करता है कंजम्पशन यूनिट फॉर विच परचेजिंग पावर जो है दैट इज केप्ट बाय पब्लिक इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज ये हमारा कीन्स का फॉर्मेशन है। सो इस इक्वेशन को हम रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन भी बोलते हैं विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर कैम्ब्रिज की इक्वेशन, ठीक है। सो कीन्स का जो हियर K इज़ रेफर्ड एज अ रियल बैलेंस क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को भी अकाउंट में लिया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।